आपने उजाला की बात की और केरोसिन की बात की। उजाला स्कीम एक ऐसी है जो कागजों में है, ये मोदी जी को भी पता है, ये यहाँ अपने डीसी साहब को भी पता होना चाहिए, एडी फूड को भी पता होना चाहिए कि ये जो उजाला की स्कीम है ये कागजों में है। से जानना चाहूँगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि उनको मौका आगे मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ भी हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। जैसे एम्पावरमेंट की जहाँ तक आपने बात की, ये बात सच है कि होना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस यहाँ पे मर्दों पे भी है। जो यहाँ के मर्द हैं वो नामर्द बन चुके हैं। नहीं है जो इस वक्त डीडीसी कैंडिडेट है, ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट किया है। अभी ये बैठे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमें लोग बुलाएंगे, फिर हम लोगों के पास जाएंगे, फिर उनकी ग्रीवेंसेस सुनेंगे। क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कितना है, यहाँ करप्शन कितनी है, यहाँ गरीब आदमी को कितना सताया जाता है? सब जानते। जो हमारा मुद्दा था, 5 महीने हो गए, 10 करोड़ रुपया आया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमें नहीं पता है कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है। वजह क्या रही कि 5 महीने तक देखिए कोई भी मीटिंग नहीं ली गई? क्या जितने भी डीडीसी मेंबर थे सब आराम कर रहे थे? सब लगभग 5 महीने हुए डीडीसी बने हुए, तो आज पहली मीटिंग थी। तो मीटिंग में किस तरह के फैसले हुए, क्या क्या मीटिंग में बताया कि ये डीडीसी चेयरमैन भी भाजपा के हैं, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है कि उनको जो है अभी भी प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया, यानी डीडीसी मेंबर जितने भी है या डीडीसी चेयरमैन है प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया। क्यों जो है उनके लिए जो है कोई आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद लगभग 5 महीने बाद जो है आज पहली मीटिंग जो है आज डोडा में हमें देखने को मिली, और मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या बातचीत हुई, उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डीडीसी मेंबर महराज मलिक। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इतने महीने बाद जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में किस तरह के फैसले हुए। तो महराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया, थैंक यू। महराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग 5 महीने हुए डीडीसी बने हुए, तो आज पहली मीटिंग थी, तो मीटिंग में किस तरह के फैसले हुए, क्या क्या मीटिंग में बताया गया, तो थोड़ा रोशनी अब हमें डालिए। देखिए, जिस तरीके से आपको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 14 डीडीसी हैं, और आज पहली बार जो है 5 महीने के बाद एक मीटिंग बुलाएगी। इसमें हमने अभी भी कहा मीटिंग के अंदर कि हमें बहुत पहले ये मीटिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा होगा मार्च में जो है हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं और मार्च के बाद हम नए काम उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी मई चल रहा है और अब बहुत जल्द जो है आपके यहाँ मतलब वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर बर्फबारी का मौसम रहता है और हिली एरियाज़ है, बहुत सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरम है यहाँ का, जैसे चेयरमैन साहब से भी हमने इस वक्त बात की और हमने बताया कि आपने बहुत बड़ी गलती की, 5 महीने बीत गए तो अभी तक आपने मीटिंग नहीं ली। और उसके अलावा तो आखिर वजह क्या रही कि 5 महीने तक कोई भी मीटिंग नहीं ली गई? क्या जितने भी डीडीसी मेंबर थे सब आराम कर रहे थे? सब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, मैं ये खुल के कह सकता हूँ, आपने देखा होगा नया इलेक्शन था, डीडीसी में जो भी लोग आए हैं वो नए लोग आए हैं। बहुत कम लोग जो हैं अपना प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डीडीसीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। आज भी यही है कि मसला ये है कि इन लोगों को काम करने का तरीका वो नहीं पता है, पैसा कैसे इस्तेमाल करना है वो पता नहीं है। अभी जिस तरीके से इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को जो है 10 करोड़ दे रखा है, जिसमें हमारा भी शेयर बनता है 71 लाख। तो आप देख सकते हैं कि वो जो 71 लाख है अभी तक उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब नए लोग हैं, इनको समझाना भी बहुत ज़रूरी था। चेयरमैन साहब का ये काम था, उसके अलावा आपने देखा होगा भाजपा का हमारा चेयरमैन साहब है, हो सकता है उनका भी कोई अपना एक जहन होता, उन्होंने 5 महीने पहले मीटिंग नहीं बुलाई। इसके पीछे वही लोग होंगे, वो जानते हैं कि हमने क्यों नहीं बुलाया। और आज का जो हमारा मुद्दा था, 5 महीने हो गए, 10 करोड़ रुपया आया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमें नहीं पता है कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है। इस पर यानी अभी तक का जो 5 महीने का टर्नओवर था बिल्कुल भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया, और जो डेवलपमेंटल बातें किया करते थे कि डीडीसी बनने के बाद जो डेवलपमेंट होगी वो ग्राउंड पे अभी तक देखिए हमारा नहीं, मैं एज ए डीडीसी जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। देखिए 70 लाख से आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। महराज मलिक को लोगों ने वोट दिए हैं, मैं लोगों के वहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, करप्शन के बिना काम नहीं होता था, या बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, हेल्थ के डिपार्टमेंट आप ले लीजिए या किसी और डिपार्टमेंट को ले लीजिए, वहाँ लोग नहीं बैठते थे, एम्प्लॉय नहीं बैठते थे, हमको उनको
बैठाने का काम करना है। देखिए डेवलपमेंट तभी होगी जब करप्शन ख़त्म होगी। 70 लाख से डेवलपमेंट नहीं होगी। जिस तरीके से हमारी फंड्स है 70 लाख में हम क्या करेंगे, उतना तो एक वार्ड में एक मेंबर को जो है 50 लाख आता है। हमारे से इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट यही है कि हम करप्शन को रोकें। और एडमिनिस्ट्रेशन को आज हमने एक मैसेज दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना ज़रूरी है कि डीडीसी कौन लोग हैं, और डीडीसी को भी ये पता होना चाहिए कि डीडीसी की पावर कितनी है। ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही डीडीसी जो काउंसलर हैं उनको भी नहीं पता है। तो ये तालमेल जो नहीं मिल पा रहा है, अभी एक साल जो है सीखने सिखाने में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हम पर उम्मीदें दिखाए हैं उनकी उम्मीदों पर हम खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक लड़ाई है करप्शन के खिलाफ है। जिस मुद्दे से हमने वोट लिए थे, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो अभी की मीटिंग हुई, मीटिंग में बाज़ाब्ता बताया गया कि आखिर हमने करना क्या है आगे, क्या ये सब चीज़ें बताई गई वहाँ पे? देखिए अभी तक तो सिर्फ बस इसी फंड्स के रिलेटेड बात हो रही थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो अभी तक डीडीसीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और डीडीसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं पा रही। प्रोटोकॉल दिया गया है हमें, और प्रोटोकॉल का हर एक को मानना पड़ेगा, चाहे छोटा है बड़ा है, उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी, उसका मान सम्मान रखना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ से एसीडी को फ़ोन जाता है उसको मानना चाहिए, डीसी साहब को फ़ोन जाता है, कोई हमारी शिकायत जाती है उस पर एक्शन होना चाहिए। यही तो है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर किस लिए इन्होंने इलेक्शन करवाए थे? उनको बीडीसीज़ को उठाकर डीडीसी बना लेना चाहिए था, वहाँ 5-10 लोगों की वोटिंग करते। इतने लोगों का झमेला इकट्ठा किया, पिछले साल रैलियाँ निकाली गई, इतना शान से इलेक्शन पैसा खर्च किया। अब अगर डीडीसी को पावर नहीं होगी, अगर पावर होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है, तो इसके बारे में तो यही तो सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि डीडीसी की जहाँ तक बात की जाती है, तो जब डीडीसी के चुनाव हो रहे तो काफ़ी शोर था, हर जगह पे देखा जा रहा था कि डीडीसी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दिखने में ये आ रहा है कि डीडीसी मेंबर कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी हमें जो है ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहा है। अगर हम डोडा की आपको बात करें, चाहे घाट की सीटें बताएं, हम आपको मरमत की बताएं, या आसपास की जितनी भी सीटें हैं, कोई भी जो है ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं दिख रहा है। यानी जैसे अभी आप हैं, आपके हमेशा एक्टिव है अपने इलाके में, आप कंटिन्यूसली हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह का काम आपके इलाके में हो रहा है, चाहे वो मनरेगा की बात हो, 14FC की बात हो, डिपार्टमेंट की बात हो, हर डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें इस जगह पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह रह रही है? पूरे जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी डीडीसी हैं, चाहे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वो उन सब का यही हाल है। वो कुर्सियों पे बैठे, उनको शौक था कि हम लोग जीत कर आएँ, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है जो इस वक्त डीडीसी कैंडिडेट है। ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट किया है। अभी ये बैठे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमें लोग बुलाएंगे, फिर हम लोगों के पास जाएंगे, फिर उनकी ग्रीवेंसेस सुनेंगे। क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कितना है, यहाँ करप्शन कितनी है, यहाँ गरीब आदमी को कितना सताया जाता है? सब जानते हैं, लेकिन ये उनका अजाला नहीं करना चाहते हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनको कुर्सी मिल गई है, गाड़ी मिली है, बाहर से डीडीसी लिख लिया, सिक्योरिटी गार्ड ले लिए, बस फोफा बन गई, 5 साल गुजारने, बाकी आने वाली ज़िंदगी किसने देखी? ये एक सीधा मैसेज आता है। देखिए आवाम को मौका मिलता है डीडीसी के रूप में, या बीडीसी के रूप में, या पंचायत के रूप में, जैसे आपके यहाँ सरपंच होते हैं, या एमएलएज होते हैं, या एमपीज़ होते हैं, लोगों को मौका होता है, लेकिन मौका वो गंवा देते हैं। काहरा की आवाम ने गलती नहीं की होगी, ये मैं भी मानता हूँ, और काहरा के लोग क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग ये बात मानते हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया, महराज मलिक को वोट दिया। बाकी क्योंकि हमारा जो इलेक्शन का मुद्दा था, हमने कहा था हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक कोशिश कर रहा है महराज मलिक, इसमें शक नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इस पर वोट लिया। लेकिन आज अगर वो उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, ये कमज़ोरी जो है आवाम की है। या तो आवाम को उनको याद दिलाना चाहिए, या उनको आवाम याद रहनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि उनको मौका आगे मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ भी हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। जैसे हम बात करें डोडा के जो भी कैंडिडेट अभी डीडीसी वुमेन बने हुए हैं, खुद वो आगे नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या वजह रह रही है? और उसके अलावा अगर हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या काम आपने किए हुए हैं, कोई भी हमें फेस करना सामने नहीं आ रहा है, तो क्या वजह? वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक आपने बात की, ये बात सच है कि होना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस यहाँ पे मर्दों पे भी है। जो यहाँ के मर्द हैं वो नामर्द बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है, मैं कहता हूँ अगर किसी एक वुमेन के पास होती तो इससे बेहतर सिस्टम होता। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है, आपने देखा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट तो ठीक है, लेकिन उतनी हमारे पास वैसी लेडीज़ नहीं हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकें या वैसा कुछ काम करें। आपने देखा होगा यहाँ तो मर्द बेबस हो चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को क्या आप देख सकते हैं, उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? यहाँ देखिए ना, आप देख रहे हैं, क्योंकि डीडीसी में खाली वुमेन नहीं है,
मतलब मर्द लोग भी हैं, मेल लोग हैं, क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये भी देखा जा रहा है कि अभी कोविड का है, कोविड में डीडीसी को भी आगे बढ़ना चाहिए। डीडीसी, हम मानते हैं कि डीडीसी का मकसद जो था डेवलपमेंट था, लेकिन इस कोविड की इस महामारी में उनको भी चाहिए था कि किसी ना किसी कदम पे वो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई भी हमें ग्राउंड पे देखिए ऐसी बात नहीं है, ये खाली डीडीसी को या सरपंच को नहीं, यह हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की महामारी जो है इससे एहतियात तो करना चाहिए, हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी इस मुद्दे पर भी बात हुई थी, क्योंकि हमारे जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को क्या बताएंगे? अभी वैक्सीनेशन का काम करना है। आपने देखा होगा लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लगा रखा है, 6 to 10। ये कौन सा लॉकडाउन है? क्योंकि आप अगर कोरोना को रोकना चाहते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ तो कम नहीं हो रही है। 6 to 10 आपने टाइमिंग रखी है, लोग तो उतने ही आ रहे हैं जितने 10 to 12 भी आ सकते हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है। लोगों के पास मतलब कोई लाहे अमल नहीं है। देखिए अगर ये लोग छूट ढील दे रहे हैं, टाइम की देना, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अस्पतालों में जो है डॉक्टर्स नहीं हैं, और उसके अलावा आपने देखा अगर डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो कहाँ क्या बताएंगे हम भी? अगर लोगों के पास जाएंगे कि वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, कैसे कराएंगे? हम क्या उनको बोलेंगे कि गारा से उठकर आप ठाठरी पहुँचो, या ठाठरी के लोगों को कहेंगे कि आप डोडा आ जाओ? तो फिर कैसे हम भी कौन सा मतलब कदम? हाँ, हम इतना ही कर सकते हैं, लोगों को ये कहेंगे कि एहतियात बरतना है, लोगों को घरों के अंदर रहना है, लेकिन कब तक लोग भी अंदर रहेंगे? आपने देखा कि राशन में टेंडरिंग हुई है, वो ठेकेदार डोडा का है, बैठा हुआ है, किसी को पता ही नहीं, उसको इलाके का उसको इतना भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ तहसीलें कितनी हैं, ब्लॉक कितने हैं, फिर वहाँ एरियाज़ जहाँ उसको वो राशन पहुँचाना है वो कब पहुँचाएगा? राशन सारे का सारा स्टोरों पर पड़ा हुआ है, कोई एक फूड स्टोर डोडा में होगा, उसको अभी सप्लाई करना कब करेगा? उसके बारे में कोई पूछता है? लोगों को तो खाना भी है ना। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी की कुछ जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी बनती है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि फूड का बड़ा स्कैम आपके इलाके में हमें देखने को मिला कि वहाँ पर जो है राशन ज़ाया हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा मैं अभी की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, अगर एडी फूड की बात की जाए तो एडी फूड जो हाल ही में यहाँ पर आए थे, 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे डोडा को, लेकिन जो ही उन्होंने कैरोसिन का मसला यहाँ पर उठा कि कैरोसिन जो है पहुँच नहीं रहा है किसी भी इलाके में, क्योंकि उज्ज्वला योजना में साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके पास एलपीजी गैस है तो कैरोसिन नहीं मिल सकता। लेकिन कैरोसिन यहाँ पर आता था और वो जाता कहाँ था? लेकिन जब उन्होंने इस पर सर्च किया तो उन्हें कैरोसिन को धीरे धीरे करके कम कर दिया गया और उनको भी यहाँ से फिर ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या वजह रह रही है? इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं साफ़ सुथरी एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बता दूँ, क्या जो अभी नए एडी फूड आए हैं क्या वो वहाँ तक इन जगहों तक राशन पहुँचा पाएंगे? क्योंकि नए आए हुए हैं तो मुश्किल है ये सब कहना। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जो आपने उजाला की बात की और कैरोसिन की बात की, उजाला स्कीम एक ऐसी है जो कागजों में है, ये मोदी जी को भी पता है, ये यहाँ अपने डीसी साहब को भी पता होना चाहिए, एडी फूड को भी पता होना चाहिए कि ये जो उजाला की स्कीम है ये कागजों में है। क्योंकि जितने इन्होंने ये कहा है कि हमने इतने गैस दिए हैं, इतने चूल्हे इतने घरों को दिए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। सुनिए पूरी बात। हाँ, तो कैरोसिन ऑयल कहीं नहीं, नहीं, कैरोसिन की बात अलग है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उजाला के तहत जो है इन्होंने गैस दे रखी है ना। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि ऐसे घर हैं हमारे पास 70% या 60% ऐसे घर हैं जिनको आज तक उजाला स्कीम के वो गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं और वो कागजों में चल रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी एजेंसी जिनको दे रखा था, फरीदिया गैस एजेंसी है, उसके बाद करतार गैस एजेंसी है, या उसके बाद अपनी यहाँ की भलिसा की एक एजेंसी है बागेगनी, उससे भी जब हमने बात की, उनको बांटने का काम किया था। उन्होंने वो जो गैस सिलेंडर हैं वो भेज दिए, चूल्हे जो हैं वो लोगों के भेज दिए हैं, और कागजों में लिखा है सकीना बेगम को जो है हमने गैस दे रखा है 2000 पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पर हमने बहुत बार सवाल भी उठाए हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कैरोसिन की ज़रूरत है। गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपये में मिलता है, क्योंकि जो कंपनी का रेट है वो ना ही आपको एजेंसी में मिलता है और ना ही डोडा में मिलता है। अपनी मर्ज़ी से जो है ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं, गवर्नमेंट रेट पे कोई देख नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ एक एजेंसी है, 5 किलोमीटर तक उसको जो है कंपनी का रेट देना है, लेकिन वो फिर 40-50 रुपये ऊपर ले रहा है। तो कहाँ से ये चेंज आएगा? मैंने इनको कहा था, जितने भी गैस एजेंसी है उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा, और आवाम को भी, जो आपके पास पासबुक होती है, जिस तरीके से आप बैंक में जाते हैं उस पर स्टेटमेंट लिखा जाता है कि आपने इतना
पैसा निकाला और इतना रह गया। वही एक कॉपी होती है गैस की भी, आपको उसको फिल करवाना पड़ेगा। वहाँ जिस वक्त आप गैस ले रहे हैं उस पर लिखवाना होगा कि कितने की आपने गैस ली और किस से ली। उस पर ठप्पा जब लगेगा उसके बाद ये लोगों को पता चलेगा कि गैस कितनी की बेचनी होती है। लेकिन वैसा कुछ माहौल नहीं है और उजाला के जो मतलब कनेक्शन थे वो आवाम तक नहीं पहुँचे। मैंने कहा 50 से 60% जो ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन बेच डाले गए हैं। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मनरेगा की बात करें या 14 FC की बात करें, हाल ही में आपने भी एक केस वहाँ पर पकड़ा था कि जो सरपंच या जो भी मेंबर वहाँ पर होते हैं वो जो है खुद आके जो है अकाउंट से पैसे उनके निकालते हैं किसी ना किसी लेडीज़ को साथ लेके। तो ये हर जगह ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या वजह रह रही है? देखिए, करप्शन एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है। ये सिर्फ डोडा की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और इनके पीछे ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े IAS हैं, बड़े बड़े KS ऑफिसर जो हमारे यहाँ के, इनके पीछे जो है पैक कर रहे हैं। आपको पता भी होना चाहिए बैंकों में भी ये फ्रॉड हो रहा है। अब बैंक वाला कैसे दे रहा है, किसी और की पासबुक लेकर कोई आदमी जाता है और उसको वो पैसा मिल रहा है। ये इनजस्टिस है, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी रस्सी है। इसको काटने के लिए आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, ये जब तक ना करप्शन ख़त्म होगी तब तक डेवलपमेंट की आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो 10,000 देता है, उसको वो काम रखा जाता है। हालांकि ये ठेकेदारी का काम नहीं है, पैसा कमाने का काम नहीं है, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ को डेवलप करने की बात है। देखिए, आपने देखा SBM के बाथरूमों की हमने बात की, बाथरूम वहाँ बनना चाहिए, कम्युनिटी बेस वर्क होना चाहिए था, शेड बनना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन ऑफिसरों के साथ, बड़ा आदमी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन 10,000 देता है वो किसी एम्प्लॉय को, वो उसका SBM का बाथरूम रखता है जिसकी कीमत 3 लाख होती है, या तो उसका पुराना बना हुआ होता है, उसको पैसा निकाल लिया जाता है और वो पैसा जो है उसको सौंप दिया क्योंकि उसने 10,000 दिया होता है। मैं इसकी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ, जितना भी पैसा है, चाहे कोई पैसा देकर काम लाए या किसी की याराने से जो है कोई काम लाए, मैं ये कह रहा हूँ आवाम का पैसा है, आवाम की मर्ज़ी से लगना ये ज़रूरी है। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि DDC यानी डेवलपमेंट, तो क्या कहरा के जो रास्ते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में? क्योंकि बहुत सारे हादसे, हाल ही में भी बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ, सिर्फ रात से वहाँ की जो सड़कें हैं उन सब की वजह से। क्या लगता है आने वाले टाइम में बदलाव? देखिए, इसमें बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रास्तों की बात है, अभी तक जो है ये डिपार्टमेंट्स की कमज़ोरी है। डिपार्टमेंट्स जो है अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको ठेकेदार को पता, एक आदमी को, एक ठेकेदार को उन्होंने 10-10 सड़कें दे रखी है, जबकि 5 साल में उसको काम ख़त्म करना चाहिए था। वहाँ 15-15 साल हो गए और कुछ भाजपा के ठेकेदार हैं, कुछ कांग्रेस के ठेकेदार हैं और मिल बांट के जो है बंदर बांट चलाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, PMJSY वालों को पता है, R&B वालों को पता है, जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट में डालो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं ना कर रहे हैं। उनको यहाँ से कोई एक्शन होता तब जाके जो है कोई ठेकेदार काम करता। आवाम कितना सड़कों पर आएगी? आज कोरोना है, वरना तो हम आवाम के साथ खड़े हो जाते और रोड को ब्लॉक कर देते। लेकिन अब लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम समझना चाहिए। DC साहब को मैं बताना चाहूँगा, आपका ये वीडियो वो ज़रूर देखेंगे, उनको एक मैसेज है कि जितने भी ठेकेदारों को आपने काम दे रखे हैं, अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डालो, दोबारा से टेंडर निकालो ताकि किसी और को मिल जाएगा। 15 साल से अभी एक रास्ता नहीं बन रहा है। हमारे वहाँ बहुत सारे ठेकेदार हैं। एक ठेकेदार है जिसको अपना मकान नहीं है, जिसको अपनी JCB नहीं है, उसको 10 रोडें इन्होंने दी है, कहाँ से बनाएगा वो? नहीं, पहले मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब उसको पकड़वा के रखी है क्योंकि लीजान है ना, या तो भाजपा का लीडर है, या तो कांग्रेस का लीडर है, या तो वो चोर हैं। और ये चोरी ये कुत्ते और बिल्ली का खेल कब तक ये चलाते रहेंगे? आधी से ज़्यादा जो है जानों का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। लोग मर रहे हैं, इनको फिक्र नहीं हो रही है, अपना पैसा कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठेकेदार कोई बाहर का है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महराज मलिक और उसकी आवाम को रोड्स चाहिए। उनका जो पैसा है वो लगे वहाँ पर। अभी 10 साल हो गए, कोई ब्लैक टॉप नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ब्लैक टॉप का होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। तो आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि ये DDC चेयरमैन भी भाजपा के हैं, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है कि उनको जो है अभी भी प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया, यानी DDC मेंबर जितने भी हैं या DDC चेयरमैन है प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया। क्यों जो है उनके लिए जो है कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं रखी? गवर्नमेंट बिल्डिंग की बात नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ मीटिंग में बात चली थी। ये यहाँ हमारा जो DC साहब का ऑफिस है, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली थी। हमारे जो चेयरमैन हैं उनको जगह दे देनी चाहिए थी, कमरा दे देना चाहिए था। इनको तो इन्होंने नाले में खड़ा करके रखा है। ये तो पैसे की बात है ना।
अब हो सकता है जिसकी ये बिल्डिंग होगी उसने कमीशन देकर जो है यहाँ ऑफिस करवाया होगा। क्या हमारे पास बिल्डिंगें नहीं खाली हैं? गवर्नमेंट की बिल्डिंगें खाली हैं। हर डीडीसी को एक मतलब अलग से ऑफिस होना चाहिए था, लेकिन वैसा तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि हम जो लोग हैं हम खुद भी नहीं जानते हमें लोगों ने कितनी पावर दी है। और जो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उनको हमसे मतलब नहीं है, हमारी आवाम से मतलब नहीं है, उनको अपनी तानाशाही से मतलब, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चेयरमैन है उसको यहाँ गवर्नमेंट यहाँ ऑफिस होना चाहिए था। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या है यहाँ में 1 या 2 कमरे नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए नाले के पास एक चेयरमैन को बिठा दिया है जो डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, जो डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है ये कुछ ऑफिसर लोग जो है अपनी अय्याशी कर रहे हैं बड़े बड़े दफ्तरों में, हम लोगों को जो है यहाँ पे बिठाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं ये नाअहली है, बेवकूफ़ाना हरकत है। छोटे से पैसे के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वक्त आएगा, तब्दीली आएगी, इनकलाब भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन लोगों को भी सोच बदलनी होगी और इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे महराज मलिक, क्या कहना था इनका। और आज की जो मीटिंग थी वो डेवलपमेंट पे थी कि जो भी फंडिंग आएगी वो आखिर किस तरह जो है इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।